नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम मौर्योत्तर या गुप्त पूर्व काल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें से हमेशा से कोई न कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व या 56 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 57 ईसा पूर्व। दोस्तों, विक्रम संवत भारतीय पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है। यह 57 ईसा पूर्व मालवा के राजा विक्रम ने गुजरात से शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत शुरू किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य था? ऑप्शन है सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सातवाहन। दोस्तों, सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम राजा सिमुक था, परंतु पुराणों के अनुसार उसी ने अंतिम रूप से शुंग कण्व सत्ता को समाप्त किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाण काल। दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध पहले ऐसे मानव है जिनकी मूर्ति पूजा की गई। मूर्ति पूजा की शुरुआत कनिष्क के काल में प्रारंभ हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन है सातवाहन, कुषाण, कण्व या गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कण्व। दोस्तों, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश ने 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? ऑप्शन है पेन चाओ, पानयण, शी हुआंगटी या होटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेन चाओ। दोस्तों, पेन चाओ, जिसे बान चाओ के नाम से भी जाना जाता है, वह चीनी सेनापति था जो कनिष्क को हराने में सफल रहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। ऑप्शन है इंडो ग्रीकों ने, कुषाण ने, शकों ने या प्रतिहारों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाणों ने। दोस्तों, प्राचीन भारत में तांबे के सिक्कों को माशक या काकड़ी कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? ऑप्शन है शिखर, वेसर, गांधार या नागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गांधार। दोस्तों, गांधार कला श्रेणी को भारतीय और यूनानी ग्रीक का सम्मिश्रण कहते हैं। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ऑप्शन है हीनयान, वज्रयान, महायान या सहजयान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महायान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन है बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, जैन धर्म का पुनः उदय, चतुर्थ बौद्ध संगीति, गांधार शैली का विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। दोस्तों, कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था और उसने 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति बुलाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी या पुष्यमित्र शुंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, महान व्याकरण पतंजलि, जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी है, वे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि को अपना राजपुरोहित बनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन है यवन राजा मिनांडर द्वारा, शक राजा रुद्रदामन द्वारा, पार्थिव राजा गोंदोफिरनेस द्वारा या कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शक राजा रुद्रदामन द्वारा। दोस्तों, रुद्रदामन एक महान विजेता होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ऑप्शन है मिनांडर, रुद्रदामन, गोंदोफिरनस या कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोंदोफिरनस। दोस्तों, पहलव साम्राज्य के शासक गोंदोफिरनस के समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ऑप्शन है कड़फिसस प्रथम, कड़फिसस द्वितीय, कनिष्क या कड़फिसस तृतीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कड़फिसस द्वितीय। दोस्तों, कड़फिसस द्वितीय लगभग 90 से 100 ईस्वी में कुषाण वंश का शासक था। रवातक अभिलेख के अनुसार वह भीम ताक्तु का पुत्र तथा कनिष्क का पिता था। उसे भीम कड़फिसस भी कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, किस वंश के शासकों ने क्षत्र प्रणाली का प्रयोग किया? ऑप्शन है गुप्तों ने, हिंद यवनों ने, ईरानियों ने या शकों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शकों ने। दोस्तों, शक वंश ने प्रशासन में क्षत्र प्रणाली की शुरुआत की। क्षत्र प्रणाली ईरानी अचमेनिड और सेल्यूसिड प्रणाली के समान थी। प्रणाली के तहत राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सैन्य महाक्षत्रप के अधीन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? ऑप्शन है शक, कुषाण, हिंद यवन या पार्थियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ऑप्शन है यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण या शक कुषाण यूनानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले यूनानियों ने, फिर शकों ने, फिर कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया। ऑप्शन है ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या मुगलों द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रीकों द्वारा। दोस्तों, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाने का श्रेय सिकंदर को जाता है। उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शतमान, निष्क, पर्ण या कारछापर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कारछापर्ण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है कुषाण का, तमिल एवं चेरों का, वाकाटकों का या शकों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिल एवं चेरों का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ऑप्शन है डिमेट्रियस, मिनांडर, मिथ्राडेटस या गोंदोफिरनस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिमेट्रियस। दोस्तों, डिमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व में मौर्योत्तर काल का प्रथम यूनानी आक्रमण किया। डिमेट्रियस ने पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया एवं साकल को अपनी राजधानी बनाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? ऑप्शन है कड़फिसस द्वितीय, डिमेट्रियस, मिनांडर या कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिनांडर। दोस्तों, मिनांडर के सिक्कों पर हाथी का चित्र, धर्मचक्र, धार्मिक शब्द मिलता है जो उसके बौद्ध धर्म अपनाने के प्रमाण है। इसकी पुष्टि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों से भी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, कुषाण वंश का संबंध था। ऑप्शन है सिथियन जनजाति से, पार्थिया से, चीन की यूची जनजाति से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन की यूची जनजाति से। दोस्तों, कुषाण यूची एवं युएजी नामक उन 5 जनजातियों में से एक थे जिनका संबंध चीन से था। वे 170 ईसा पूर्व में जियांगनु के द्वारा बाहर निकाले जाने के बाद भारत की तरफ आए थे। सर्वाधिक प्रामाणिकता के आधार पर कुषाण वंश को चीन से आया हुआ माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन है वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या बाणभट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अश्वघोष। दोस्तों, अश्वघोष भारत के बौद्ध दार्शनिक, वक्ता, नाटककार और कवि थे।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन है हिंद यवन, शक, कुषाण या सातवाहन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुषाण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ऑप्शन है भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, भाजा स्तूप या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी इन सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है बृहद कथा, बुद्ध चरित्र, लीलवे या सतसई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बृहद कथा। दोस्तों, बृहद कथा गुणाढ्य द्वारा पैशाची भाषा में रचित महाकाव्य है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28 है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन है सातवाहन, शक, कुषाण या पार्थियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुषाण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है चेदी, कदम्ब, हर्यक या कलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चेदी। दोस्तों, महाराज खारवेल चेदी वंश के चक्रवर्ती सम्राट थे। वह कलिंग के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अपना अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है बेरीगाजा, अरिकामेड, बरबेरिकम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरिकामेड। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।